आप लोग देख रहे हैं द जेके पेजिस और मैं हूं राहुल खत्री। कंगना रनावत का एक बयान जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। हालांकि वो बयान क्या है, उन्होंने ये कहा कि 1947 को जो आज़ादी मिली थी वो हमें भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो जो है वो 2014 के बाद मिली है। इस पर अपोजिशन लगातार तंज भी कस रही है और गिरफ्तारी की मांग भी कर रही है और कंगना रनावत को जो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है उसको वापसी की मांग भी कर रही है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के ही नेता करण भगत जी हैं। आइए जानते हैं क्या प्रतिक्रियाएं जो है वो कांग्रेस की तरफ फिलहाल सामने नजर आ रही हैं। करण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये जो इस तरह का बयान सामने आना कि 1947 को जो हमें आज़ादी मिली थी वो एक भीख के तौर पर मिली थी, असली आज़ाद जो है 2014 पर हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान को लेकर स्टैंड करती है? क्या मांग जो है कांग्रेस पार्टी की है? धन्यवाद राहुल जी। देखिए, कंगना जी जो हैं उन्होंने एक दो चार लोगों का नहीं, लाखों लोग जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, हज़ारों लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो ब्रांड है कंगना, उसको इन्होंने पद्मश्री दिया। और कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने और नेताओं ने उसे एक नाम दिया था, झांसी की रानी। शायद उन्होंने वो पिक्चर भी की है झांसी की रानी, उसमें उन्होंने लीड रोल किया था महारानी का, और शायद उन्होंने उस पिक्चर की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। अगर उन्होंने उस पिक्चर की स्क्रिप्ट पढ़ी होती तो उनको ये पता चल जाता कि देश आज़ाद कैसे हुआ था। उन्होंने अकेले, जो उनका बयान है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि जब भी आज़ादी की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है देश को आज़ाद कराने में, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता 18 कुछ शहीद भी हुए और काफ़ी साल जेल में भी काटे हैं। तो जो कंगना जी ने कहा है वो अकेला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को ठेस नहीं पहुंची है, उसमें हज़ारों लोगों को ठेस पहुंची है जिनके आगे वंशज हैं। कंगना रनौत ने भगत सिंह जी की, कंगना रनौत ने सुभाष चंद्र बोस जी की, कंगना रनौत ने राजगुरु की, कंगना रनौत ने मंगल पांडे की, कंगना रनौत ने और बड़े ही सैकड़ों लोग, मैं नाम क्या लिखाऊं, पूरा दिन निकल जाएगा, उन लोगों का सीधे सीधे अपमान किया है। और जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में इतिहास पढ़ते आए हैं हिंदुस्तान का, और आज जो मोदी जी का सपना है, क्या कौन सा वो चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये मना रहे हैं, 75वां आज़ादी का अमृत, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ही हैं जिन्होंने उसको पद्मश्री दिया, जिन्होंने उसको Z+ सिक्योरिटी दी है। अगर एक सवाल मैं आपको बीच में रोक रहा, अगर यही इसी तरीके से बयान किसी अपोजिशन के लीडर ने दिया होता या कांग्रेस के ही किसी लीडर ने दिया होता तो किस तरीके से प्रतिक्रिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से देखने को मिलती? देखिए, अभी तक तो शायद उस बेचारे के ऊपर FIR हो जानी थी, सबसे पहली तो। दूसरा, जो बीजेपी की IT सेल सोशल मीडिया टीम है उसको देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देना था। लेकिन लिहाजा वो एक ब्रांड एम्बेसडर है, और भारतीय जनता पार्टी वालों को भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने से पहले, उसको Z सिक्योरिटी देने से पहले। एनसीपी के एक नेता ने देशद्रोही का टैग भी दिया है कंगना रनावत को और ये कहा है कि इस तरह का बयान जो है वो बिल्कुल बेतुका है और इनसे पद्मश्री जो है वापस ले लिया जाए। बिल्कुल वापस लेना चाहिए। हम तो कल इसकी FIR कराने जा रहे हैं, जहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो भी हो, 504 और 502 के अंतर्गत जो भी इसमें कानून बनता है कि देश की दुनिया को बरकलाना कैसे, कि ये बीजेपी की पॉलिसी है। बीजेपी भले इस बयान से किनारा करे, लेकिन उनके थ्रू आज से 5 दिन पहले कंगना रनौत का एक फ़ोटो आया जिसमें वो वीर सावरकर के सामने बैठी हुई है और उसको हाथ जोड़ के बैठी है। और ये जो बयान देना, ये देश के युवाओं की मानसिक सोच को बदलने का बयान है कि आज़ादी 47 नहीं दी, आज़ादी मोदी जी ने दी है 2014 में आके। तो कंगना को ये ज़रूर पूछना चाहिए कि जो पिछले फिल्में आपकी जो सुपर हिट हुई हैं, मतलब आप वो गुलाम भारत में आपकी फिल्में हिट हुई हैं, या जो हमारे अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे वो क्या गुलाम भारत में बने थे, या कल्याण सिंह UP के मुख्यमंत्री बने थे, क्या वो गुलाम भारत में बने थे, या सुंदरलाल पटवा, ये तो मैं 20-20 पुराने साल, 30-30 पुराने साल लीडरों के नाम ले रहा हूँ, आज के नहीं।
कि तब भी भाजपा की सरकारें हुआ करती थी कुछ राज्यों में, क्या वो गुलाम भारत में हुई थी? तो ये सोच भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सोच है, ये आरएसएस एजेंडे की सोच नहीं है। आरएसएस ने तो कभी अपना कार्यालय में हिंदुस्तान का 50 साल तक तिरंगा नहीं लगाया था। तो ये वही सोच है जो सबके सामने आज आ रही है। और दूसरी बौखलाहट मेरे ख्याल से कंगना जी को तब हुई होगी जब उनकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी जो ब्रांड एम्बेसडर जिनकी वो आजकल बनी हुई हैं, वो उन्हीं के हिमाचल प्रदेश में, उन्हीं के गृह क्षेत्र में 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है इस कंगना रनौत के पिछले बयानों की वजह से। तो शायद ये बयान भी यूपी में काम करेगा। यूपी में तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र सेनानी रहते हैं, तो वो लोग जब इस बयान को सुनेंगे तो अपने आप रिएक्शन वोटों में बदलेगा उनका। करण जी, किस तरीके से आप इस बयान को, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ किस तरीके से इस बयान को लेते हो? देखिए, हर बात के 2 से 4 मतलब जैसे इंसान की विचारधारा होती है वैसे वो बना लेता है। या तो ये एक तरफ की विचारधारा देखी जाए या एक सोच के साथ सोचा जाए, या तो ये बयान जो उन्होंने दिया है, इन्होंने तमाम क्रांतिकारी या जिन्होंने भी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, ये हर एक पर क्वेश्चन मार्क किया है इस बयान ने। दूसरी तरफ ये भी हम सोच सकते हैं कि टीआरपी का ज़माना है, एक बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी है उसके चलते हो सकता है। तीसरा तथ्य जो है वो आपने बता दिया कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबा रही हैं, उनके दिल में जो है भारतीय जनता पार्टी का प्यार बसता है। आप इन तीनों जो तथ्य मैंने रखे हैं इसके अलावा क्या सोचते हो कि कहाँ तक और कौन सा तथ्य जो है उस पर मद्देनजर रखते हुए बयान आया होगा? कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो शुरू से चाहते हैं कि कांग्रेस का इतिहास छुपा दिया जाए, कांग्रेस के इतिहास को बदला जाए। लेकिन वो कांग्रेस का इतिहास सिर्फ हमारे देश में नहीं, कांग्रेस का इतिहास जो है वो पूरे विश्व में है। और आज ये अपने नरेंद्र मोदी को जो बताते हैं कि ये बड़ा विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, तो मैं आपको बता दूं और आप नेट पे सर्च भी कर ले कि 5 लाख लोग चीन में इकट्ठा हुए थे सिर्फ नेहरू को देखने के लिए। 3 लाख अंग्रेज इकट्ठे हुए थे नेहरू को देखने के लिए जब नेहरू जी वहाँ जाया करते थे। वो विश्व के लोकप्रिय थे, तो मोदी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये बयान यही है कि कांग्रेस की जो हिस्ट्री है, और कांग्रेस की हिस्ट्री में इनको यही नहीं पता कि कांग्रेस में रगों में जो खून है वो देशभक्ति का है। आज आप गांधी परिवार के ऊपर जो मर्जी उंगली उठाएं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपना खून दिया इस देश के लिए। राजीव गांधी, उन्होंने अपना खून दिया इस देश के लिए। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत पार्टी के? बिल्कुल देश के होते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी किस पार्टी की है? ये लड़ाई है आइडियोलॉजी की। आज आरएसएस की आइडियोलॉजी कंगना बोल रही है। आज आरएसएस को जो आज़ाद जिसने कराया भारत को, वो मोदी जी ने कराया। आपके कहने का मकसद ये है कि ये बयान कंगना का खुद का नहीं है, उनसे बुलवाया गया है? बिल्कुल, कंगना जो उटपटांग बयान देती है ये आरएसएस की सोच है ना, उनकी सोच ही वैसी है। उनका जो रिदम है, उनकी जो पढ़ा है, उन्होंने जो सीखा है, जो अपने जो उनके जो भी लगते हैं शिवर शुवर, उसमें वो सारा यही होता है। और क्या होता है कि हिस्ट्री को भूल जाओ, तिरंगे को भूल जाओ, ऐसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हालांकि जब पिछली बार कंगना रनावत ने बयान दिया था, हमने देखा भी किस तरीके से शिवसेना, मुंबई की बात करें, कंगना रनावत का दफ्तर भी तोड़ दिया गया। लेकिन उस समय भी कुछ बातें सामने आई थी कि शिवसेना द्वारा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट थोड़ी बहुत कांग्रेस की भी देखने को मिली महाराष्ट्र में। देखो, मेरी वही अब बात अधूरी रह गई थी कि कंगना जिस क्षेत्र से आती है वो हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश के पिछले 1 महीने पहले भी, 1 महीना भी नहीं हुआ उसको, उपचुनाव में 4 सीटों में जमानत जब्त हुई है। तो ये कंगना की बौखलाहट भी हो सकती है, और किसी की सपोर्ट करना नहीं करना। आज अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मेरी सपोर्ट में जो आएगा सही और गलत का न्याय तो कोर्ट करेगा ना। ये तो देश की बात है ना, देश हित की बात है ना। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो ये तो बात अलग है, लेकिन इस तरह का बयान तो किसी को भी शोभा नहीं देता ना। इस तरीके बयान काफ़ी दिए हुए हैं भाजपा नेताओं ने। आप पिछले थोड़ा पुराने इंटरव्यूज़ देखें, काफ़ी कुछ मुंह से गलतियां निकली हुई है। तो ये एक आइडियोलॉजी है जो वीर सावरकर की फ़ोटो के आगे वो बैठी है 4 दिन पहले, आप देख लेना उसका अकाउंट। ये शायद उसी दिन मंथन किया होगा उसने कि वीर सावरकर क्या था और कितनी अंग्रेज़ों की जासूसी में लिप्त था। वो तो यही सोच रही है कि अंग्रेज़ों का सरकार, या 2014 के बाद ही अंग्रेज़ गए हैं यहाँ से। हमने कंगना पे बहुत बात कर ली, लेकिन फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, हमने देखा है लगातार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मजबूत ऑपोजिशन की तरह वो आगे आती है और कोशिश करती भी है। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि पेट्रोल और डीजल के अलावा कांग्रेस की अगर बात करें, उन्होंने बाकी मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो शायद नहीं दिया। और हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि ढेर सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, डेली वेजेस के हैं, नौकरियों के हैं, लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास बंदा परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, बहुत से मुद्दे हैं, क्या उस पर अमल किया जा सकता था? नहीं, मुद्दों पे विपक्ष तो काम तो रहता है, विपक्ष जो करना चाहती है वो करती है। पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए हैं,
अब यही समझिए कि रोज़ आप किसी आदमी को 8 थप्पड़ 10 थप्पड़ मार रहे हैं, तो किसी ने उसे 2 थप्पड़ कम पड़ गए, तो उससे क्या उसका दर्द जो 8 थप्पड़ों का वो कम थोड़ी हो जाता है। कितनी गिरावट, 2 महीनों में 26 रुपये बढ़ा था, और अभी सिर्फ उन्होंने 10 और 5 रुपये की कटौती की है। बाकी हमारे एलजी साहब ने की है, जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का खाना खजाली है। इशारा आपका कहाँ है, इलेक्शन के रिजल्ट पर? वो तो जनता बताएगी ना, चुनावों के रिजल्ट में तो बताएगी ना। अब जितने भी असम को छोड़ के बाकी हर जगह बीजेपी की हार हुई है, हर जगह बीजेपी की हार हुई है। जम्मू कश्मीर की जम्मू के व्यापारी से पूछो आप जाके, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ के, उनसे जुड़े हुए लोगों को छोड़ के आप किसी भी व्यापारी से पूछ लें कि आज जम्मू कश्मीर की क्या हालत है, किसी भी बेरोजगार से पूछ लें आज जम्मू कश्मीर की क्या हालत है, किसी भी मुलाजिम से पूछ लें कि उसको नौकरी करने में कितनी तकलीफ हो रही है, और इनके चुने हुए बीडीसी और डीडीसी वालों से पूछ लें कि आज देश जम्मू कश्मीर की क्या हालत है। पिछले दिनों जो है कुछ दिनों के लिए बहुत मुद्दा गरमाया, और वो था जियो मार्ट को लेकर। लेकिन शायद चैम्बर ने उसके बाद कॉल भी की, जम्मू बंद भी हुआ। लेकिन उसके बाद क्या, ये सवाल जनता पूछना चाहती है, उसके बाद जियो मार्ट को लेकर क्या हुआ? देखिए, जियो मार्ट ने, मेरे भी एक जानकार हैं जिन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ अपनी बिल्डिंग का, जियो मार्ट ने सिर्फ अपने स्टोर का काम बंद किया है। मैंने उससे पूछा कि आपका जो एग्रीमेंट रेंट पर, तो रेंट उनको आ रहा है रेगुलर। अभी तक गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, जियो मार्केट का काम बंद हुआ है, लेकिन उनका एग्रीमेंट अभी भी स्टैंड स्टिल है। उनको किराया, उन जो दुकानें उन्होंने ली हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस उन्होंने लिए हैं, उनको महीने का रेंट जा रहा है। वो स्टोर तो खुलने ही खुलने हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टाइम पास किया है जो बीजेपी वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के कि फ़िलहाल इसे रोक दिया जाए। लेकिन ये स्टोर मैं आपको बताता हूँ कि रिलायंस जो है, अडानी और अंबानी हैं, वो लगभग इस भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी के, समझ लो अगर गाड़ी है तो उसका ड्राइवर बन चुके हैं। वो जिस ओर चाहेंगे वो उसी ओर वो गाड़ी जाएगी। एयरपोर्ट बिक गए, सब कुछ बिक गया, किसी ने क्या कर लिया। तो आज रिलायंस स्टोर, मैं आपको आज डंके की चोट पे बोलता हूँ कि रिलायंस स्टोर को कोई नहीं रोक सकता जम्मू में खोलने में। करण जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऑपोजिशन के नेता जो है अपनी पार्टियों का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो एक तरफ जहां ऑपोजिशन लगातार इलेक्शंस की मांग करती है और कहती है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर इलेक्शंस नज़दीक नहीं आए, इस तरीके से ज्वाइनिंग होती रही, तो फिर आने वाले समय में तो पार्टी एक ही बचेगी। फिर क्या इलेक्शन और क्या रिजल्ट? कांग्रेस पार्टी एक टाइम पे इतिहास में 3 सीटों पे सिमट के रह गई थी, जब इंदिरा गांधी जी खुद हार गई थी चुनाव। तो ये सियासत की बातें चलता, तो जो जा रहे हैं बीजेपी में, तो वो देख रहे थे, वो आज हमारी कांग्रेस पार्टी में जो आगे बड़े बड़े सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के हर फैसले लिया करते थे, वो तो बेचारे मुंडी निकाल के पीछे खड़े हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो आत्मसम्मान तो वहाँ उनका नहीं हो रहा। मुझे लगता है शायद घूम फिर के ये वापस जहाँ है वहीं चले जाएंगे। देवेंद्र सिंह राणा जी का जो उन्होंने एनसी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा, क्या लगता है कि आखिरकार, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर इसी तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेता या बड़े बड़े नाम जो एक ऑपोजिशन का रोल अदा करते थे, अगर धीरे धीरे वो ज्वाइनिंग करने लगे, तो फिर ऑपोजिशन में बचेगा कौन कांग्रेस के अलावा? देखिए, कितने बड़े दिग्गज हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। तो यहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये प्रोविंस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और काफ़ी फैसले लेते थे, और काफ़ी अपने लीडरों की बलि भी उन्होंने लगाई यहाँ पे। काफ़ी लोगों के नाराज़ होकर चले भी गए थे जब वो प्रांतीय अध्यक्ष थे। आज मेरे ख्याल से वो मिठाई बांट रहे होंगे, उनको बीजेपी स्टेट बॉडी का एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया है। तो शायद ये आप देख सकते हैं कि उनकी डिमोशन हुई है कि प्रमोशन हुई है। जो आदमी पूरे जम्मू को संभालता था, आज वो बीजेपी का सिर्फ एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया। चलो एक कुछ पल के लिए मान भी लेते हैं कि कांग्रेस ने लगातार कंटिन्यू विरोध प्रदर्शन किया पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर, और चलो ये भी मान लेते हैं कि उनके इस विरोध प्रदर्शन को लेकर देर आए दुरुस्त आए, तेल की कीमतें जो है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई। इन फ्यूचर आने वाले समय में, चाहे वो इलेक्शन को मद्देनजर रखना हो, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? कांग्रेस पार्टी किस तरीके से विश्वास, एक लहर जो पिछले 2014 से चलती आ रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी की अपनी लहर कैसे बनेगी? मैनिफेस्टो क्या होगा? लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे गेन कर पाएगी? किस तरीके से मजबूत अपोजिशन का रोल अदा कर पाएगी? देखिए, जो सच की बात करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। रविंद्र रैना की तरह की जो भी हवा में आई वो बात कर दी। कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला एजेंडा जम्मू कश्मीर में स्पेशली, जो था मैं समझता हूँ, जो हमारी लीडरशिप हमें बताती है, जैसे वो हमें गाइड करती है, सबसे पहला एजेंडा हमारा है कि हमें राज्य का दर्जा वापस चाहिए। वो तो हमने सुना था, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कहा था ये चीज़। जब तक राज्य का दर्जा वापस नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं इलेक्शन लड़के। यहाँ पे बीजेपी चाहती है अपना कंट्रोल रखे कि दिल्ली वालों को श्रीनगर का बादाम, किस्ता, केसर जो है वो दिल्ली वालों को पहुँचता रहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ पे है। इसलिए वो जम्मू कश्मीर को रखना चाहती है अपने पास में। और अगर अमित शाह ने खुद कहा था
कि शांति होगी तो हम राज्य का दर्जा वापस करेंगे। असेंबली में राज्य का नोटेड दर्जा तो हर व्यक्ति मांग रहा है। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी जी भी मांग रहे हैं, कांग्रेस भी मांग रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मांगती थी, लेकिन अरे बीजेपी भी राज्य का दर्जा मांग रही है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें आज जिन लीडरों के आपने अभी नाम लिए, आज वो भी राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, पर उनको मिल नहीं रहा। अगर ऐसी ही आवाज़ अगर हमारी सरकार होती तो कुछ महीने नहीं लगते राज्य का दर्जा वापस होने में। ये जो सिविलिंग किलिंग्स हो रही हैं, ये जो लोग शहीद हो रहे हैं, आप डाटा उठा के देखो, आज तक इतने हमारे लोग भी नहीं शहीद हुए और हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे बेल्ट फोर्स के लोग हैं, वो भी नहीं शहीद हुए जितने 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो अफसरान हैं, लीडर लोग हैं, वो तो ये कहते हैं आज से पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं हुई, आज से पहले कभी चाइना पीछे भी नहीं भागा। तो ये कथनी और करनी में अंतर आपको दिखता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो अपोजिशन अलग अलपाती है और रूलिंग पार्टी जो अलग जो है? देखो जी, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बोलता है कि चीन अंदर नहीं घुसा, वो मेरे सामने 1 to 1 बैठ के बात करें। चीन ने एक गांव बसाया हुआ, और वो गांव नॉर्मल गांव भी नहीं, हाईटेक गांव है वो इतना हाईटेक गांव है कि वहाँ पे सैटेलाइट्स का सारा सिस्टम है। चलो वो इंटरनल मसले बहुत होते से हैं। मुद्दों पे कांग्रेस डिफेंसिव मोड क्यों अपना लेती है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, जिस तरह अभी चीन की बात हुई, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, या फिर कोई भी मुद्दे हों जहां पर फरूदुल्ला साहब ये कहते हैं कि देखिए जी, हमें चाइना के लिए सपोर्ट चाहिए, चाइना की सपोर्ट चाहिए धारा 370-35 को लेकर। महबूबा का प्यार जो है महबूबा मुफ्ती जी का, वो पाकिस्तान को लेकर दिखता है, इस तरह की बयानबाजी आती है। तो जब इतना कुछ हलचलें हो रही होती हैं तो कांग्रेस चुप्पी साध के क्यों बैठ जाती है कुछ मुद्दों को लेकर, जहां पर खुलकर आगे आना चाहिए और देश हित की बात करनी चाहिए? नहीं, कहीं को चुप्पी नहीं साधती। हम हर कॉन्फ्रेंस में, हमारे अभी जन जागरण अभियान है, देश का सबसे बड़ा आंदोलन, ये जो आप देखा होगा वो स्टार्ट होने वाला है 14 तारीख से, जिसका पहला जो शुरुआती है वो गोल मार्केट गांधीनगर से रमन बल्ला जी की अध्यक्षता में, मीर साहब की अध्यक्षता में, और उसके ऑर्गेनाइज़र जो है रमन बल्ला जी हैं। तो उस प्रकार जो भी देश विरोधी या जो भी जम्मू कश्मीर विरोधी जो भी मुद्दे होंगे, इस पर कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी और ज़ोर शोर से उठाएगी। जाने से पहले एक आपसे अहम सवाल, महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही? और एक गाना भी बना था बॉलीवुड में, महंगाई जो डैन है वो खाई जात है। तो ये महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही लगातार जो है हर चीज़ को लेकर? कोविड आया, हम सब ने देखा, हम सब ने भुगता, मिडिल क्लास को बहुत फ़र्क पड़ा, हर कैटेगरी को फ़र्क पड़ा, लेकिन इस पर कंट्रोल 2014 से लेकर अभी तक नहीं लग पाया। देखिए, महंगाई कैसे कंट्रोल हुई? अगर महंगाई, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह तो हो नहीं सकता। आपको बताना चाहिए कि हमारे देश की 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड जिसमें बड़े बड़े व्यापारी, जो होलसेल के व्यापारी, छोटे व्यापारी भी कुछ आ जाते हैं, वो रिटर्न्स फाइल करते हैं और उनका बिजनेस ट्रेड होता है, और वो पूरे नेशनल लेवल तक उसका डाटा जाता है कि इसमें कहते हैं ये हमारी इकोनॉमी है, जो है ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। बिल्कुल। एक हमारी इकोनॉमी है मेरे जैसे आदमी की इकोनॉमी, कि जो टैक्स भी शायद ना भरता हो या भरता हो। मैंने एग्जांपल अपना दिया, मैं किसी और को तो बोल नहीं सकता जी। कि दिल पे ठेस लगी। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई केले वाला है, कोई फड़ी वाला है, कोई गोलगप्पे वाला है, कोई रिक्शा चला रहा है, लेकिन मार भी तो इन्हीं को पड़ रही है। और वो सबसे बड़ी हमारी अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी है। बड़ी बड़ी मंदियाँ आई हमारे देश में, बड़े बड़े तूफान आए, और हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उसको बचा के रखा, हमारे उसके ऊपर कभी जुल्म नहीं होने दिया। आज बीजेपी जो हमला कर रही है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर हमला नहीं हो रहा, उनके तो लोन माफ़ हो रहे हैं, आप देख लो उठा के। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लोन माफ़ हो रहे हैं, और जो कोरोना का जो पैकेज आया करोड़ों का, वो भी उनके लिए आया। एक फड़ी वाले को तो सिर्फ इन्होंने एक नॉमिनल 1000 रुपये 2000 रुपये दिया, उसमें भी रिश्वत खाई है। तो जो बीजेपी का हमला है, ये अमीर पे हमला नहीं है, बीजेपी का हमला मिडिल क्लास और गरीब पे है, कि गरीब जो है वो मर जाएगा और जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो जाएगा, और देश में 2 ही रहेंगे, एक अमीर और एक गरीब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती समय के लिए। और मोदी सरकार ने 2014 में ये कहा था कि देखिए, जब हमारी सरकार आएगी तो देखिए हम गरीबी जो है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ते जा रही है, अब गरीबी ख़त्म हुई है या महंगाई बढ़ी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और रही बात कंगना रनावत के बयान को लेकर, वहाँ पर कांग्रेस द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर एक ही मांग की जा रही है, इनसे पद्मश्री जो अवार्ड मिला है, जो नवाजा गया है इनको जिस अवार्ड से, वो वापस लिया जाए और इनकी गिरफ्तारी की मांग जो है वो की जाए। आप देखते रहिए द जेके पेजेस, निकलेश के साथ राहुल खत्री, जेके पेजेस के लिए।